ट्वीट करिएगा आप, जातिगत जनगणना पे ट्वीट करिएगा आप। मनोज झा ब्राह्मण दलित मरा होता तो आप जाकर नंगा नाच रहे होते रोड पर, नहीं पता आपको? मंदिर के बाहर अगर भीख मांगने वाला, मस्जिद के बाहर अगर भीख मांगने वाला, रोड के किनारे ठेला लगाकर और दिहाड़ी मजदूरी करने वाला लोग, उससे पूछिए कि 90% लोग उसमें से कौन जात का है। ब्राह्मण मनोज झा जी गरीब नहीं थे। मैंने बोला ना कि अगर गरीब है, मैं कह रहा हूं कि मैं शोषण का विरोध करने वाला लोग हूं। उनका शोषण करता, इसीलिए तो मैंने बोला ना, मैंने प्रेस रिलीज इसीलिए तो दिया है। कितनी पीढ़ी हमारी बर्बाद हो गई, मैं उसका हिसाब मांगने बैठ रहा हूं। आज मैं उसके हिसाब की बात कर रहा हूं कि वो हिसाब जातीय जनगणना से तय हो जाएगा। पप्पू यादव का सिपाही सब जाके ठेला फोड़ता है, ऑटो तोड़ता है, आपका कार्यकर्ता लोग, लालू यादव का। कभी देखा हमारा फुटेज? झंडा था आप कभी हमारा, अरे कोई जाप का झंडा लेकर चला गया तो उसमें का जाप का झंडा कोई भी बनवा सकता है। बात आपने किया मोनू झा के बारे में, मनोज झा जी के बारे में, नाम भी आपको याद नहीं है, शर्म आनी चाहिए आपको, नाम याद नहीं है उनका। मनोज दलित होता तो दुकान शर्मा, दुकान ये याद करके रखे होते आप। ये आपकी पार्टी की दोहरी नीति है। समय समय पर जन अधिकार पार्टी सड़क से लेकर लोगों के दुख दर्द में खड़ी रही है। कोई दूसरी पार्टी में हिम्मत है, चाहे सत्तारूढ़ हो, विपक्ष हो या दूसरी कोई पार्टी हो, आप 2 रोटी कम खाकर जिंदगी जी सकते हैं, एक वक्त का कम खाना खाकर आप जिंदा रह सकते हैं, मगर बिना सम्मान के, बिना स्वाभिमान के आप जिंदा नहीं रह सकते। जनगणना हो जाएगा तो बैठने देगा साथ में। हर गरीब आदमी की जात पूछ लीजिए, आपको 90% गरीब आदमी किसी एक विशेष जात का दिखाई देगा। जो ब्राह्मणों की पार्टी बन रही है, जो ब्राह्मणों का वोट लेती फिर रही है, उस पार्टी ने क्या किया? हमने 50 लाख रुपए की मांग की है और वो बात पेपर में सबसे प्रमुखता से छपी है और उसमें हमारी फोटो है। हमने ट्वीट नहीं किया तो क्या हो गया? हमारे समाज का लड़का 10वीं पास करता है तो उसको अपने परिवार का भूख और दर्द और दुखी और बीमारी और चूता हुआ छत दिखाई देता है तो वो कहां आईएएस बन पाता है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। तो एक नेता जो जहानाबाद के फलना सीट पर नेता बनने का प्रयास कर रहा है, जो मुसलमान है, वो तो कोयरी कुर्मी को, राजपूत ब्राह्मण भूमियार को या फिर मुसलमान को छोड़कर किसी पर ध्यान नहीं देगा। तो क्या ये डिवाइड वाला बात नहीं हुआ? क्या किसी नेता को जब मालूम चल जाएगा कि हमारे विधानसभा में इस जाति के लोग ज्यादा हैं, तब तो उसको लात मार देगा ना दूसरी जाति को? तो बोलेगा ही नहीं। उसको तो पता है कि उससे ज्यादा उसको वोट देगा, जीत जाएगा। कल गया और ब्राह्मण पिछड़ा निकल गया तो ब्राह्मण तो जाएगा कल रोड पर टायर जलाएगा, बोलेगा कि हमको आरक्षण दीजिए। फिर हम लोग बिहार 20 साल पीछे चले जाएंगे। कि जन अधिकार पार्टी का कोई पदाधिकारी अगर गुंडागर्दी कर रहा है, आप लाइए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं नेताजी से बैठकर बात करूंगा कि उसको पार्टी से सस्पेंड किया जाए। जातिगत जनगणना, उस पर चल रहा बवाल और उसके बाद सारे नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया, ये आप पिछले लगभग 15 दिनों से सुन रहे होंगे और इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे जन अधिकार पार्टी के नए नवेले अल्पसंख्यक कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष से। पहले तो पद के लिए बहुत बधाई, धन्यवाद। काहे पार्टी चुन लिया जी आपको अल्पसंख्यक का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी? पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है हमको, उसके लिए पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई बहुत बड़ा उपलब्धि हम लोगों की नहीं है, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग का केवल इतना है कि पार्टी के प्रति हम लोगों का डेडिकेशन हम लोगों का है, पार्टी के नेता के प्रति एक आस्था है और पार्टी के प्रति एक समर्पण है। शायद पार्टी ने ये देखा होगा और पार्टी ने एक अहम जिम्मेदारी दिया है जिसका मैं बाखूबी निर्वहन करूंगा और आगे भी जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है मैंने बाखूबी उसका निर्वहन किया है। तो शायद पार्टी के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी को इन चीज़ों को देखकर और फिर से एक बार भरोसा जगा है और मैं उनको निराश नहीं होने दूंगा। जो जिम्मेदारी हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने दिया है उसको हम लोग बाखूबी निभाने को तैयार हैं और कल ही इसकी घोषणा हुई है और कल से ही हम लोग अपने काम में लग गए हैं और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी अब दिखना शुरू हो जाएगा। पहले ही लाइन में आप तेजस्वी यादव पर कटाक्ष कर दिए कि आपका बैकग्राउंड वो नहीं है, मतलब आप नहीं मानिएगा? देखिए, मेरा बस एक ही लाइन होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और मेरा विरोध बस इसी बात को लेकर है। अगर ये परंपरा खत्म नहीं होगा कि राजा का बेटा अगर राजा बनता चला गया और आज अगर हमारे सामने ये चीज हो रहा है तो हम इस चीज का विरोध अगर नहीं करेंगे तो कल आने वाली पीढ़ी को जवाब मुझे भी देना पड़ेगा कि जब ये हो रहा था कि राजा का बेटा राजा बन रहा था तो आप चुप बैठे थे और ये सवाल का जवाब और ये जवाबदेही हमारी भी बनेगी कि आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया था। तो आज मैं इस बात को भरपूर और पुरजोर विरोध करता हूं कि राजनीति में लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र के ऊपर राजतंत्र हावी नहीं होगा और राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बनता था, मगर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और मेरा इस बात को लेकर
पुरजोर विरोध रहा है और आगे भी रहेगा। लोकतंत्र में जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है शाहान जी? देखिए, जातिगत जनगणना जरूरी इसलिए भी है कि आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन, मेरी पार्टी और मैं ये बात को मानता हूं कि इस देश के अंदर जाति नाम का एक अभिशाप है जिसकी सच्चाई आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आप जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार कर लें और इस सच्चाई को स्वीकार कर लें, ये आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, और पूरे बिहार के लिए अच्छा है, और पूरे देश के लिए अच्छा है। जातीय जनगणना होना चाहिए और ये बहुत पहले होना चाहिए था। जातीय जनगणना होने में बहुत समय लग गया, और जातीय जनगणना केवल बिहार में नहीं पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक पिछड़ापन का जो पीड़ा है, प्रशांत भाई शायद वो आप महसूस कर पाए या नहीं कर पाए, हमने उस चीज को बखूबी महसूस किया है कि सामाजिक पिछड़ापन इस देश के अंदर एक अभिशाप है। उसको जितना जल्दी हो सकता है उसको खत्म किया जाना चाहिए, इसलिए जातीय जनगणना होना जब चाहिए। आरक्षण लागू हुआ था तो ये कहा गया था कि आरक्षण लागू होगा तो जो पीछे लोग हैं आर्थिक रूप से, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, जिनको जीने का हक नहीं दिया गया, आपने एक इंटरव्यू में कहा, मैं बहुत गौर से सुना, कि पानी पीने का हक नहीं दिया गया। तो आज आरक्षण के इतने दिन बाद भी क्या उनकी स्थिति सुधर गई? और दूसरा सवाल इसी में ये बताइए हमको आप कि क्या सिर्फ बिहार का विकास इसीलिए रुका हुआ है कि जातिगत जनगणना नहीं हो रहा था? बिहार का विकास शायद केवल इस मुद्दे पे नहीं रुका हुआ है कि बिहार के अंदर जातिगत जनगणना नहीं हो रहा था, मगर इस बात से कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि आज केवल और केवल आरक्षण के बाद भी लोकतंत्र में भी आरक्षण है, और चुनाव में आरक्षित सीटों पर लड़ने वाले उम्मीदवार क्या जनरल सीट से जीत कर आ सकते हैं? कभी एक दो को छोड़कर नहीं आ सकते हैं, आज भी नहीं आ सकते हैं, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर पैसा, धन, बल आज भी हावी है, और अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव में आरक्षण ना दिया होता तो शायद उस समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला भी कोई नहीं होता। इसलिए मेरा ऐसा मानना है आरक्षण का सही फायदा मिला, आप बोल रहे हैं? निश्चित रूप से आरक्षण का बहुत बढ़िया तो खत्म करना चाहिए, इतना साल हो गया। अभी भी मैंने बोला ना कि आपने अगर इस बात का जिक्र किया कि मैंने आपका इंटरव्यू पहले भी देखा, उसमें मैंने ये भी बोला है कि आरक्षण को खत्म तब किया जा सकता था जब सामाजिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन खत्म हो गया होता और लोग बराबरी में खड़े हो गए होते। क्या आप मान सकते हैं इस बात को कि पूरे देश में लगभग हर एक आदमी आर्थिक रूप से एक दूसरे के पैरेलल खड़ा है? नहीं है। हर गरीब आदमी की जात पूछ लीजिए, आपको 90% गरीब आदमी किसी एक विशेष जात का दिखाई देगा, जिसको आप पिछड़ा समाज बोलते, दलित समाज बोलते, अल्पसंख्यक समाज बोलते। आप ये कह रहे हैं कि जो पिछड़ा लगा नेता लोग है वो बढ़िया काम नहीं किया, राइट? घुमा फिरा कर निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि पिछड़ों के नेता, ये उन लोगों को ही टिकट दिया गया क्योंकि वो सीट आरक्षित है, वहां से कोई दूसरा लड़ नहीं सकता, तो उस सीट पर उन नेताओं को चुना गया जो पार्टी का जय जयकार करे, जो आंख बंद करके कोई सवाल ना करे, क्योंकि उस सीट पर पार्टी कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं दे सकता। इसलिए पार्टी सभी पार्टियों ने वैसा पपेट नेता पैदा किया जो उनके हिसाब से नाचे, उनके हिसाब से चले, उठने बोले तो उठे, बैठने बोले तो बैठे। आज इस समाज में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो पार्टी के सुप्रीमो से आंख में आंख डालकर बात कर सके, सवाल पूछ सके, अपने समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ सके। मनोज झा नाम का एक व्यक्ति है समस्तीपुर का, पूरा परिवार के साथ सुसाइड कर लिया, ब्राह्मण समाज से वो आते हैं, और उसके बाद पूरा बवाल हुआ। आप बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे भी नेता हैं हमको लगता है, और शायद आपने जैसा कहा कि आप राजा का बेटा राजा नहीं बनने देंगे, तो आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल पूछते होंगे उनके आंख में आंख डालकर। आपका ट्विटर भी चेक कर रहे थे, आप जातिगत जनगणना पर, कागज दिखाओ पर बहुत सारा ट्वीट किए हुए हैं। मनोज झा पर आप एक भी ट्वीट काहे नहीं किए हैं? अगर आपको लगता है कि गरीबी कल हमारी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, नहीं सर, जिसमें पार्टी पे हम जाएंगे। शाहान भाई हम भाजपा वाले खेल नहीं करते हैं। आप ये जवाब दीजिए, आपने ट्विटर पर एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया? फिर अगला ये पार्टी वाला बताइए, आपने पर्सनली जब जातिगत जनगणना पे ट्वीट किया है, पप्पू यादव का सब कुछ रिट्वीट कर रहे हैं, शाहान भाई अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, तो आप काहे नहीं ट्वीट किए मनोज झा के बारे में? जवाब दीजिए हमको आप। मनोज झा जी के परिवार के साथ जो दुर्घटना हुई, आपको जानकर मैं बता देना चाहता हूं कि आज भी अखबार में
जब जन अधिकार पार्टी ने उस परिवार को 50 लाख रुपए देने की बात कही, उसमें सबसे बड़ा प्रमुखता से हमारी फोटो लगी है। अरे सर, आप संबित पात्रा काहे बन रहे हैं? आप ट्वीट क्यों नहीं किए? इसका जवाब दीजिए ना हमको। ट्वीट आप काहे नहीं कर दिए? आपको बहुत समाज का चिंता, आप ट्वीट काहे नहीं किए? ट्वीट करने से अच्छा, कागज पर ट्वीट करिएगा आप, जातिगत जनगणना पे ट्वीट करिएगा आप। मनोज झा ब्राह्मण दलित मरा होता तो आप जाकर नंगा नाच रहे होते रोड पर, नहीं पता आपको? ये बताइए, मैंने कहा हाँ। और हमारी पार्टी ने कहा, हाँ। मैंने आपको स्पष्ट बोला ना प्रशांत जी कि हमने ट्वीट अगर किसी सब्जेक्ट पे नहीं किया, हाँ। ठीक है, तो हमने उस बात को उठाया है या नहीं उठाया है? तो मतलब का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, पार्टी का इंटरेस्ट है? ट्वीट जहां हुआ, हमने सिर्फ ट्विटर खेलना नहीं सीखा है। हाँ, हर बात पर बस करेंगे, ट्वीट पर हमने, अरे सर, कई मुद्दे को ट्वीट किया जाता है, कई मुद्दे पे बयान दिया जाता है, कई मुद्दे पे प्रेस रिलीज किया जाता है, कई मुद्दे को अखबार में दिया जाता है। प्रायोरिटी होती होगी ना शाहन जी, इसका मतलब आपकी प्रायोरिटी? मेरी प्रायोरिटी तो ज्यादा है ना सर कि मैंने अखबार में बयान दिया। लेकिन आप अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया साइट पे नहीं पोस्ट करेंगे कि ये गलत हुआ। मैंने क्या बोला आपको कि हर लास्ट क्वेश्चन हटाइए, आप अगर कोई दलित मरा होता तो आप नहीं लिखते? अगर आप नेता अपने आप को मान रहे हैं तो इसका जवाब एकदम सच्चे दिल से लोग बताइए। अगर कोई दलित मरा होता तो आप लिखते कि नहीं लिखते? बहुत अच्छे पत्रकार हैं आप प्रशांत भाई। आप समझिए कि ट्विटर एक माध्यम है, हर बात को ट्वीट करना, ठीक है। हाँ। किसी चीज को लेकर बयान भी दिया जाता है, हाँ। किसी बात को लेकर प्रेस रिलीज दिया जाता है, किसी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। तो हमने इस बात को उठाया है या नहीं उठाया है? जो 50 लाख रुपए की मांग आज तक बिहार में किसी पार्टी ने नहीं किया, जो ब्राह्मणों की पार्टी बन रही है, जो ब्राह्मणों का वोट लेती फिर रही है, उस पार्टी ने क्या किया? हमने 50 लाख रुपए की मांग की है और वो बात पेपर में सबसे प्रमुखता से छपी है और उसमें हमारी फोटो है। हमने ट्वीट नहीं किया तो क्या हो गया? अच्छा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अरे मैंने कहा कि हर बात को मैं ट्वीट नहीं कर सकता हूं। हाँ। बिहार के अंदर कई ऐसे इश्यूज होते हैं, हमने आपको उस मुद्दे पर बयान दिया, किसी मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, किसी मुद्दे पे प्रेस रिलीज गया, किसी मुद्दे पे ट्वीट हुआ। अब आपने बुला लिया तो आज आपके चैनल पे इस मुद्दे को हमने उठा दिया। अगर आपने नहीं बुलाया होता, आपने नहीं उठाया, हम प्रश्न पूरी तो आप बोले। अगर आप सर, आप हमारे पास कोई आप जैसे लोग आए नहीं। हाँ। हमारी तो पूछ भी कम है ना। हाँ। हमें पूछते भी तो लोग कम है ना। हाँ। अब समझ रहे हैं ना। आपने आज पूछा तो हमने बता दिया, कल मौका मिला मैंने प्रेस रिलीज भेजा, पेपर में छप गया तो पेपर में छप गया, मैं आपको बयान दे दिया। अब इसमें ट्वीट की कहां जरूरत पड़ रही है? ट्विटर खेलना है तो हमारे कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब बिहार के एक नेता है लल बबुआ जो ट्विटर खेलते हैं, उनको बहुत चिंता है अभी फॉरवर्डों के वोट्स का। देखिए, शोषण किसी के साथ हो, मैं शोषण का विरोध करने वाला व्यक्ति हूं। काहे नहीं कह रहे हैं कि आर्थिक गरीबी का जनगणना हो? आप सुनिए, छोड़िए ये बात। आप हमको 3 बारी बात बोले अभी तक इंटरव्यू में कि कई लोग गरीब हैं, कई लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो जन अधिकार पार्टी, शाहान परवेज, बिहार का विपक्ष ये क्यों नहीं कह रहा है कि उन लोगों की जनगणना हो जो लोग गरीब हैं? वहां आप जात को काहे ला रहे हैं? मैंने कहा ना कि आप पूछ लीजिए कि गरीब कौन जात का लोग है। ब्राह्मण मनोज झा जी गरीब नहीं थे। मैंने बोला ना कि अगर गरीब है, मैं कह रहा हूं कि मैं शोषण का विरोध करने वाला लोग हूं। उनका शोषण करता, इसीलिए तो मैंने बोला ना, मैंने प्रेस रिलीज इसीलिए तो दिया है। तो शाहान परवेज, आप ये मानते हैं ना कि सिर्फ आर्थिक गरीबी की जनगणना होनी चाहिए, उस हिसाब से आप उनको बेनिफिट्स दीजिए? जनगणना का 2 पक्ष है, मैंने आपको बोला। मैंने पहले वर्ड ने बोला सामाजिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन। अच्छा। आप केवल चर्चा आर्थिक पिछड़ापन पे करना चाहते हैं। हम चर्चा सामाजिक पिछड़ापन पे भी करना चाहते हैं। सामाजिक पिछड़ापन का दर्द आपको नहीं पता होगा प्रशांत जी। सामाजिक पिछड़ापन का दर्द ये होता है कि लोगों को बैठने से, साथ में बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता है, उसको इज्जत नहीं दिया जाता है। आप 2 रोटी कम खाकर जिंदगी जी सकते हैं, एक वक्त का कम खाना खाकर आप जिंदा रह सकते हैं, मगर बिना सम्मान के, बिना स्वाभिमान के आप जिंदा नहीं रह सकते। जातिगत जनगणना हो जाएगा तो बैठने देगा साथ में? जातिगत जनगणना के बाद यह पता चलेगा कि कौन समाज कितना पिछड़ा है। अच्छा, उसके बाद क्या? और उसके बाद नीति तय कीजिए उस समाज की अपलिफ्टमेंट कैसे होगी। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि किसी दूसरे समाज का गला घोट दीजिएगा। मैंने ये नहीं कहा है कि जाति जनगणना का आधार ये होगा कि बाकी समाज के जो फॉरवर्ड समाज के लोग उनका गला घोट दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना के बाद ये पता चलेगा कि किस समाज के कितने लोग पिछड़े हैं। अगर गरीब कोई है, मंदिर के बाहर अगर भीख मांगने वाला, मस्जिद के बाहर अगर भीख मांगने वाला, रोड के किनारे ठेला लगाकर और दिहाड़ी मजदूरी करने वाला लोग, उससे पूछिए कि 90% लोग उसमें से कौन जात का है, तो आपको उसका दर्द समझ में आएगा कि ये 90% लोग गरीब क्यों रह गए।
आजादी के 70 सालों के बाद भी, आरक्षण का सुविधा होने के बाद भी हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण सहानुभूति दिया गया था कि आदमी को नौकरी मिलेगा तो संपन्न होगा तो आपके हिसाब से जो सो कॉल्ड आप बोले हैं बैठने देगा तो बैठने देगा, तो इतना साल में जब नहीं बैठने दिया तो जात गिनकर कैसे बैठने देगा? हम समझ आइए ना वो तो। देखिए, हाँ, मैंने कहा कि नौकरी तो तब लेगा ना जब वो पढ़ाई कर पाएगा, और पढ़ाई करने के लिए आज के समय में प्रशांत जी आप इस बात को नहीं नकार सकते हैं कि संसाधन और साधन की बहुत आप जरूरत पड़ती है। आप आज यहां बैठे हैं तो आप कितना स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचे होंगे और आपने इसको कैसे मैनेज किया होगा, ये बात आपसे बेहतर और कौन जानता है। मगर जब हमें पढ़ने का मौका बढ़िया तरीके से नहीं मिलता है, हमें पढ़ने से पहले अपने परिवार का पेट पालने की चिंता हो जाती है। हमारे समाज का लड़का 10वीं पास करता है तो उसको अपने परिवार का भूख और दर्द और दुखी और बीमारी और चूता हुआ छत दिखाई देता है, तो वो कहां आईएएस बन पाता है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि अगर वो आईएएस नहीं बन पाता है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता है, बैरिस्टर नहीं बन पा रहा है, तो उसके पीछे का कारण यह है कि उसको पढ़ाई करने में जो दिक्कत आ रही है, जो उसको पढ़ाई के समय में उसको मजबूरी में रोजगार करना पड़ रहा है। पढ़ने वाला लड़का दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर हो जा रहा है, और इस प्रकार से कितनी पीढ़ी हमारी बर्बाद हो गई, मैं उसका हिसाब मांगने बैठ रहा हूं। आज मैं उसके हिसाब की बात कर रहा हूं कि वो हिसाब जातीय जनगणना से तय हो जाएगा कि जो समाज पिछड़ा है वो क्यों पिछड़ा है, क्योंकि उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, उसके पास संसाधन का अभाव है, तो उसको संसाधन कैसे सरकार मुहैया करेगी। और जो समाज बहुत पिछड़ा, मैं किसी समाज की बात नहीं कर रहा, जो समाज बहुत पिछड़ा है उसको अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार नीति तय लाएगी, और ये केवल और केवल जातीय जनगणना से ही संभव है। तो आज तक के आरक्षण का मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, कांग्रेस का, भाजपा का जो केंद्र में सरकार रहा 75 साल, उसने कोई काम नहीं किया। आप यही कह रहे हैं? कहा कि आरक्षण के 70 सालों के 75 सालों के बाद भी आप ये पूछ लीजिए, जाकर रोड पर उतरकर ग्राउंड रिपोर्ट कर लीजिए कि जो रोड पर दिहाड़ी मजदूर, ठेला, छोटा व्यापारी, मंदिर के बाहर भीख मांगने वाला, मस्जिद के बाहर भीख मांगने वाला, इलाज के लिए 10,000 की ठोकरें खाने वाला, 2 वक्त की रोटी को तरसने वाला, ये कौन लोग हैं? अगर ये 90% इस विशेष जात से नहीं आए तो आप कह दीजिएगा कि हम झूठ बोल रहे थे और जाति जनगणना की जरूरत नहीं है। तो मैंने आप बोल दिया कि वो फेल है। एक और बताइए सहान भाई हमको, इसलिए आप ओवैसी जी का देख लीजिए, बड़े बड़े मुसलमान नेताओं, बड़े बड़े एससी नेताओं, बड़े बड़े एसटी नेताओं, राजपूत नेता, भूमिहार नेता, सबका देखिएगा तो जो उनका सीट होता है वो जानबूझकर वही सीट पर जाते हैं, या तो उनका गृह जिला होता है या फिर ऐसा सीट होता है जहां पर वो लोग बहुल मात्रा में होते हैं। तो जातीय जनगणना होगा, मालूम चलेगा कि जहानाबाद के फलना सीट पर मुसलमान ज्यादा है, तो एक नेता जो जहानाबाद के फलना सीट पर नेता बनने का प्रयास कर रहा है, जो मुसलमान है, वो तो कोयरी कुर्मी को, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार को या फिर मुसलमान को छोड़कर किसी पर ध्यान नहीं देगा। तो क्या ये डिवाइड वाला बात नहीं हुआ? क्या किसी नेता को जब मालूम चल जाएगा कि हमारे विधानसभा में इस जाति के लोग ज्यादा हैं, तब तो उस लात मार देगा ना दूसरी जाति को, तो बोलेगा ही नहीं, उसको तो पता है कि उससे ज्यादा उसको वोट देगा, जीत जाएगा वो। ठीक है प्रशांत भाई, आपकी चिंता बहुत जायज है, हो सकता है ऐसा होगा। चिंता नहीं, सवाल नहीं, सवाल आपका बहुत जायज है, और आप जो चिंता दिखा रहे हैं वो बहुत जायज चिंता है, हो सकता है ऐसा होगा। मगर मेरा सवाल इसी सवाल में है कि क्या अभी नहीं हो रहा है? क्या अभी मौजूदा केंद्र सरकार इस बात पे राजनीति नहीं कर रही है? क्या मौजूदा प्रदेशों में सरकार इस बात पे आधारित राजनीति नहीं कर रही है कि उसका मेजोरिटी का वोट बैंक कौन सा है, और उस मेजोरिटी को खुश करने के लिए उसकी नीति बन रही है, सरकार का एजेंडा चल रहा है? तो ये तो आज भी हो रहा है, जातीय जनगणना नहीं है तब भी ये हो रहा है। केंद्र सरकार क्यों लगातार किसी विशेष समुदाय की बात कर रही है, वो सबकी बात क्यों नहीं कर रही है? प्रधानमंत्री जी बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो ये तो अभी भी हो रहा है, इसमें जातीय जनगणना कहां पर है? और ये तब होगा, एक्यूरेट फैक्ट्स में मारामारी बढ़ जाएगा। जातीय जनगणना के बाद अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा तबका है जो मान लेते हैं कि ब्राह्मण ही बहुत ज्यादा निकल गया और ब्राह्मण पिछड़ा निकल गया, तो ब्राह्मण तो जाएगा कल रोड पर टायर जलाएगा, बोलेगा कि हमको आरक्षण दीजिए, फिर हम लोग बिहार 20 साल पीछे चले जाएंगे, हम लोग कभी दिल्ली से, हम लोग कभी बंबई से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, जातीय जनगणना जब आ जाएगा और बिहार नहीं पूरा देश 50 साल आगे चला जाएगा। पप्पू यादव का सिपाही सब जाके ठेला फोड़ता है, ऑटो तोड़ता है, आपका कार्यकर्ता लोग, लालू यादव का, सब लोग देखा है पिछले रैलियों में, आप ही लोग जाके टायर जलाएंगे और आप बोल रहे हैं कि आगे बढ़ जाएगा, पीछे चल जाएगा।
आंदोलन करना, आंदोलन में ऑटो वाला का शीशा फोड़ जाता है जी। किसका शीशा फोड़ा गया? अरे ज्वेलर्स का आपके कार्यकर्ताओं ने जिस दिन बिहार बंदी था तोड़ दिया था। हम लोग कहाँ ये लाइव सब बात कवरेज हुआ करते था। हैं? ये सब कहाँ होता है? कभी नहीं हुआ है। लाइव एक कवरेज हुआ प्रदर्शन था। कभी देखा हमारा ये आपका फुटेज? झंडा था, आपको कभी नहीं देखा। हमारा, अरे कोई कार्यकर्ता जाप का ने- झंडा लेकर चला गया तो उसमें का जाप का झंडा कोई भी बनवा सकता है? हाँ। आप किसी पदाधिकारी को चिन्हित कर पाए क्या हाँ। कि जन अधिकार पार्टी का कोई पदाधिकारी अगर गुंडागर्दी कर रहा है आप लाइए, हाँ। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं नेताजी से बैठकर बात करूंगा कि उसको पार्टी से सस्पेंड किया जाए। अरे कोई कार्यकर्ता, कौन कार्यकर्ता आपने देखा है? फुटेज दीजिए, कौन है वो, चिन्हित किया जाएगा उसको। जन अधिकार पार्टी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी और हमारी पार्टी में सब नहीं चलता है। हम वो लोग हैं जो शोषण का विरोध करने वाले लोग हैं। हमारी लड़ाई शोषण करने वाले लोगों से है। तो वो शोषण करने वाले और शोषित लोग, ये दो क्लासिफिकेशन हमारी पार्टी मान रही है। अब बात आपने किया मोनू झा के बारे में, मनोज झा जी के बारे में। नाम भी आपको याद नहीं है, शर्म आनी चाहिए आपको, नाम याद नहीं है उनका। मनोज दलित होता तो दुकान शर्मा, दुकान ये याद करके रखे होते आप। ये आपकी पार्टी की दोहरी नीति है। देखिए आप क्या बोले आपको कि मनोज झा, हाँ। मनोज झा जी का दुख हम लोगों ने देखा, और मनोज झा जी के बारे में अगर मनोज झा जी के बाद कोई दूसरा कोई अगर होता उसको शोषण करने वाला, तो आप लोग चिल्ला चिल्ला कर पुकारे होते कि फलाना जात का आदमी उसको शोषण कर रहा था, फलाना जात का आदमी शोषण कर रहा था। एक मीडिया में चलाया कि उसका शोषण कौन कर रहा था? शोषण हो रहा है, इसको तो दिख रहा है, ये सब इसका विरोध कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि शोषण होने का विरोध होना चाहिए, और अगर मनोज झा जी का शोषण हुआ उसका विरोध जन अधिकार पार्टी करती है और भरपूर तरीके से करती है। मगर किसी चैनल ने ये बताया कि मनोज झा जी का शोषण किसने किया, उसको भी बताइए कि शोषण करने वाले लोग कौन हैं। तो शोषण और शोषण होना और शोषण करना, ये दो लड़ाई है। इसकी लड़ाई जन अधिकार पार्टी लड़ रही है और हम शोषितों के साथ खड़े हैं, हम शोषण करने वालों के साथ खड़े नहीं हैं। लड़ाई लड़ने में आप लोगों को चुनाव में एक को सीट नहीं मिलता है ना। चुनाव में सीट मिले ना मिले इससे क्या मतलब है? आप लोग मतलब हरिश्चंद्र हैं, लड़ रहे हैं। चुनाव में जो जनता तय करती है, चुनाव में हम क्या हम हो सकता है जनता को कन्विंस करने में नाकामयाब हो गए, हमको जनता समझ नहीं पाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, मगर आज इस बात को तो कोई पूरे बिहार में नहीं नकार सकता ना कि जन अधिकार पार्टी के लोगों ने जो किया है, और जितनी समय समय पर जन अधिकार पार्टी सड़क से लेकर लोगों के दुख दर्द में खड़ी रही है। कोई दूसरी पार्टी में हिम्मत है, चाहे सत्तारूढ़ हो, विपक्ष हो या दूसरी कोई पार्टी हो, जन अधिकार पार्टी को छोड़कर बिहार की जनता दूसरी पार्टी, किसी पार्टी से अपेक्षा भी नहीं करती है। ये हमारी खुशनसीबी है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उन लोगों के अपेक्षा पर खरे उतरने का काम करते हैं। आखिरी सवाल, जाति की जनगणना होगा तो बिहार में फैक्ट्री कैसे लग जाएगा और बिहार विकसित कैसे हो जाएगा? कोई लॉजिकल आंसर समझाइए। देखिए, मैंने कहा कि पिछड़े लोग, जो पिछड़े लोग हैं, जाति जनगणना से यह पता चलेगा कि कौन लोग पिछड़े और क्यों पिछड़े हैं। अच्छा, तो जब पिछड़े और पिछड़ापन का इलाज हो जाएगा, भाई क्यों पिछड़े? क्योंकि उसके बाद नीति नहीं बनेगा ही ना। तो आरक्षण क्या है, नीति नहीं है क्या? अरे आरक्षण तो तब होगा जब हम क्वालिफाई कर जाए, हम ग्रेजुएट होंगे, तब ना हम किसी इंटरव्यू कौन बैठेंगे। भाई आप ग्राउंड की व्यवस्था देखें। अब प्रशांत जी, आप इस तरह की बात करते हैं। हाँ। आपने बताइए कौन स्कूल बिहार का सही है, कौन अस्पताल बिहार का सही है, और कौन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला कौन लोग है, सरकारी अस्पताल में जाने वाला लोग कौन लोग है। तो अगर वहां पे अगर उस सिस्टम सही नहीं है तो उसका जो परिणाम भुगत रहा है कौन लोग भुगत रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे अंदर हम पहले पढ़ लेंगे तब तो हम किसी इंटरव्यू में बैठेंगे। हमारी जब पढ़ाई नहीं होगी तो हम कहां इंटरव्यू में बैठेंगे? आरक्षण का लाभ हमको तब मिलेगा जब हम पढ़ चुके होंगे। मगर जब हम पढ़ेंगे ही नहीं, हमने बोला कि हमको मैट्रिक के बाद हमको अपने परिवार की पीड़ा दिखाई देने लगती है और टूटा हुआ छत हमारे सामने दिखने लगता है, 2 वक्त की रोटी दिखने लगती है हमको, तो हम कहां IAS IPS के एग्जाम में बैठने को तैयार होंगे? तो हमने ये कहा कि जातीय जनगणना से यह पता चलेगा कि कौन समाज पीछे है, कौन समाज के लोग पीछे हैं, और उसके लिए नीति तय होगी। अब जब पिछड़ेपन का इलाज हो जाएगा नीति के आधार पर, तो अपने आप पिछड़ापन खत्म हो जाएगा, सामाजिक पिछड़ापन खत्म हो जाएगा, तो आर्थिक पिछड़ापन भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप पीछे जाने की जो सोच है आपकी कि हम पीछे चले जाएंगे, आपको आश्वासन देता हूं कि पीछे नहीं जाकर हम लोग बहुत आगे जाएंगे। बिहार लंदन बन जाएगा। बिहार लंदन बनेगा।
चलिए, ये शाहान जी थे, इनके हिसाब से बिहार लंदन बनेगा। कल नितिन गडकरी साहब आए थे, वो बोलते कि 2024 के पहले बिहार का रोड अमेरिका से अच्छा हो जाएगा। बिहार के नेता बहुत अच्छे हैं, वो चाहते हैं बिहार लंदन बने, कोई कैलिफोर्निया बनाएगा, कोई उसको यूएस बनाएगा, और हम लोग बिहार में ही बैठकर ये सब आपको दिखाते रहेंगे। लंदन बन जाएगा तो रोड अच्छा हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी जाकर दिखाएंगे। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। अंत में शाहान जी को बहुत शुक्रिया कि आप हमसे बात करने के लिए आए। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।